इंजीनियरिंग पढ़ाने आ रहा हूँ जो सेकेंड ईयर में चलता है। 4th सेमेस्टर में संजय राज गुप्ता आरवीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी से बोल रहा हूँ। मैं आपको यूनिट 5 का आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपकी यूनिट 5 चल रही है उसकी आगे पढ़ाने में आपको जा रहा हूँ। अब आपको बाढ़ नहरें, ये अभी आप तक मैंने पढ़ा है बाढ़ नहरें। इनअंडुएशन कैनाल, बाढ़ नहरों को बरसाती नहरों भी कहते हैं। बाढ़ नहरों को बरसाती नहरें भी कहते हैं। ये नहरें ऐसी नदियों से निकाली जाती हैं जिनके जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है। फुल स्टॉप। बाढ़ नहरों के लिए कोई पक्के हेडवर्स तथा अनियंत्रण कार नहीं बनाए जाते हैं, अतः इनकी निर्माण लागत बहुत कम होती है। फुल स्टॉप। परंतु इनमें केवल बाढ़ के समय ही पानी उपलब्ध रहता है। वर्ष के शेष दिनों में फसलों की सिंचाई के अन्य साधन खोजने पड़ते हैं। फुल स्टॉप। बाढ़ नहरों के निस्सरण पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है, फिर भी प्रवाह सिंचाई के लिए ये आवश्यक है कि इनको जल विभाजन रेखा पर खोदा जाए और तली को उपयुक्त अनुमम ढाल दी जाए। इनका परिच्छेद भी सामान्य से अधिक रखा जाता है। इसके बाद है 12मासी नहरें। इन नहरों से प्राय पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। पूरे वर्ष रहता है, इसलिए इसे 12मासी नहरें कहते हैं, जिससे वर्ष की 2 या अधिक फसलों की सिंचाई संभव होती है। इसमें या 2 से अधिक फसलों की सिंचाई संभव हो जाती है। यह नहरें झीलों, जलाशयों अथवा हिम पोषित नदियों से निकाली जाती हैं। 12मासी नहरों के हेड, रेगुलेटर तथा अन्य निःशुल्कार पक्के तथा स्थायी बनाए जाते हैं और इनके खंड एक निश्चित निस्सरण ले जाने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं। उत्तर भारत की मुख्य सिंचाई नहरें ऐसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, बाढ़ नहरों के स्थल चयन में ध्यान देने योग्य बातें। बाढ़ नहर में क्या क्या चीज़ बातें आप ध्यान देंगे। नंबर 1, नहर के हेड के सामने नदी की चौड़ाई सामान्य होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट है ये, आपके 10 पॉइंट पूरा ध्यान देना चाहिए। बाढ़ नहरों के स्थल चयन में आप क्या ध्यान देंगे उसकी चीज़ में बताना यार। नहर हेड के सामने नदी की चौड़ाई सामान्य होनी चाहिए, नदी की चौड़ाई सामान्य, तथा पानी के तल में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बाढ़ नहर नदी के सीधे भाग से निकलनी चाहिए। यदि नदी घुमाव पर बह रही हो तो नहर का हेड वक्र के बाहरी तरफ रखना चाहिए ताकि नहर में पानी अधिक समय तक आता रहे। नंबर तीसरा, यदि नहर हेड के सामने नदी के अंदर कोई बालू उत्थान बना है तो वह स्थान उत्तम हो रहता है। नंबर 4, नहर के निकास के स्थान पर नदी के किनारे पर्याप्त ऊंचे और दृढ़ होने चाहिए, ताकि बाढ़ का पानी किनारों के ऊपर से बाहर नहर खंड को क्षति ना पहुंचाए। नंबर 5, नहर खंड को पर्याप्त बड़ा बनाया जाए। नहर खंड को पर्याप्त बड़ा बनाना जाए। नहर की अनुलंब ढाल सामान्य नहरों से अधिक रखी जाती है। नंबर 6 पॉइंट, बाढ़ नहरों पर पक्के नियंत्रण कार्य नहीं बनाए जाते हैं, तथा इसकी लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए, सिंचाई क्षेत्र नदी के निकट होना चाहिए। सिंचाई क्षेत्र जो है नदी के निकट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। नंबर 7 पॉइंट, बाढ़ नहर के मुख्य टेक ऑफ मुख्य टेक ऑफ के पास अनुचित स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि
पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूँ। बाढ़ नहर के मुख्य टैंक टेक ऑफ के पास अनुचित स्थान उपलब्ध होना चाहिए ताकि मुख्य हेड के सिल्ट से भर जाने पर, मुख्य पे जब मट्टी भर जाएगी, सिल्ट भर जाएगा, अथवा हेड के पास नहर के टूट जाने पर इस स्थान पर दूसरा सहायक हेड बनाया जा सके। दूसरा सहायक हेड इस पर बनाया जा सके, सिल्ट भर जाए या टूट जाए तब। आठवां पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए, बाढ़ नहर का रेगुलेटर नहर की रेगुलेटर नहर की शीर्ष पर ना बनाकर कुछ दूरी पर नीचे जाकर बनाया जाता है। इस व्यवस्था से नहर को आवश्यकता पड़ने पर अन्य सहायक हेड से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट, बाढ़ नहर का रेगुलेटर पक्का भी बनाया जा सकता है। रेगुलेटर के प्रति प्रभाव पर एक अतिवाही नहर भी बना देनी चाहिए। 10वां पॉइंट, बाढ़ नहर का 2.5 सेंटीमीटर से 1 मीटर प्रति किलोमीटर की अनुलंब ढाल दी जा सकती है और नहर में पानी की गहराई 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक रखी जाती है। बाढ़ नहरों के लाभ। अब 10 पॉइंट इसके पूरे खत्म हो गए। अब अगला आपका है बाढ़ नहरों के लाभ तथा हानियाँ। बाढ़ नहरों की क्या क्या की लाभ हैं तथा हानियाँ, इसके बारे में लिखिए। पहले लाभ लिखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और बाढ़ नहरों के बारे में। तो पहले एडवांटेज लिख लिए। क्यों? नंबर 1, ये इसके एडवांटेज, इसके 4 हैं, तो बोलिए ये इसके 4 एडवांटेज हैं और 4 इसकी हानियाँ हैं। तो नंबर 1, लाभ, एडवांटेज, क्योंकि इन नहरों पर हेड वर्क्स तथा अन्य पक्के कार्य नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इसके ये लाभ हो गए, अतः इनके निर्माण पर कम लागत आती है। दूसरा पॉइंट है, सिंचाई क्षेत्र के जलग्रस्त हो जाने की संभावना नहीं होती। सिंचाई क्षेत्र के जलग्रस्त होने की संभावना नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट है, नदी की सिल्ट सीधी खेतों तक पहुंच जाती है। जो सिल्ट है वो सीधी खेतों तक पहुंच जाती है, जो भूमि उपजाऊ शक्ति बनाई जाती है। इसकी सिल्ट अच्छी होती है तो वो खेत को उपजाऊ बना देती है, उस भूमि को जहाँ पर ये सिल्ट पहुँचती है उसको उपजाऊ बना देती है। नंबर 4 पॉइंट, बाढ़ नहरों की देखभाल तथा मरम्मत कार्य सरल होते हैं और इस पर न्यूनतम खर्चा या व्यय आता है। ये इसके लाभ खत्म हो गए। अब मैं आपको हानियाँ बताने जा रहा हूँ। क्या क्या हानियाँ? 4। नंबर 1, हानि लिख लीजिए। बाढ़ नहरों में पानी नदी में बाढ़ के समय की उपलब्ध होता है। बाढ़ नहरों में पानी नदी में बाढ़ के समय ही उपलब्ध होता है, वैसे नहीं होता। बाढ़ अत्यधिक वर्षा होने के कारण आती है। बाढ़ तभी आती है जब वर्षा अधिक होती है, कम वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी नहीं। दूसरा पॉइंट, बाढ़ के समय नदी से अत्यधिक सिल्ट नहर में घुस जाती है। बाढ़ के समय क्या होता है, जो सिल्ट है वो नदी में घुस जाती है, तो नदी का जल स्तर ऑलरेडी कम हो जाए, सिल्ट उसमें घुस जाएगी तो उसकी गहराई कम हो जाएगी, तो बाढ़ के समय नदी से अत्यधिक सिल्ट नहर में घुस जाती है, जिसके कारण ये शीघ्र बंद हो जाती है। मैंने जो हम नहर खोदते वही बंद हो जाती है, इतनी सिल्ट इकट्ठी हो जाती है कि हमारी नहर ही बंद हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट, बाढ़ नहरों में पानी के निसरण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये सिंचाई क्षेत्र में बाढ़ लाने का कारण बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाढ़ नहरों में पानी की उपलब्धि निश्चित ना होने के कारण कृषकों को इस प्रकार की सिंचाई में उत्साह नहीं होता। इस प्रकार के कृषकों को उसकी सिंचाई में उत्साह होता नहीं है। अब मैं आपको उनको तो होता है बाढ़ें कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। बाढ़ ज़्यादा होगी तभी सिल्ट से भर जाती है तो बाढ़ का
नहर खत्म हो जाती है, इसलिए कृषकों को, किसानों को उत्साह नहीं। बंधारा सिंचाई, बंधारा सिंचाई यह एक लघु सिंचाई व्यवस्था है। दोस्तों, छोटे छोटे बरसाती नदी नालों से पानी सिंचाई करने की यह सरल और सस्ती व्यवस्था है। दोस्तों, इसे लघु सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत रखा जाता है। बंधारा सिंचाई कुछ हेक्टेयर से लेकर 500 मीटर तक है भूमि तक उपयुक्त है। जिन छोटे छोटे नदी नालों पर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने पर सिंचाई की बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और इसका पानी व्यर्थ बहता रहता है, वहाँ पर बंधारा सिंचाई सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। जिन गांवों के पास ऐसे बरसाती नदी नाले बहते हैं वे गांव अकेले तथा सामूहिक रूप से ये सिंचाई कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब आपको बंधारा सिंचाई के लाभ तथा हानि के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। लाभ क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज देख लीजिए। लाभ नंबर 1, यह नलकूप सिंचाई की भांति एक लघु सिंचाई योजना है जो स्थानीय सिंचाई के लिए अधिक सफल होती है। नंबर 2, इस योजना पर लंबे चौड़े निर्माण कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 3, सिंचाई की ये विधि सरल, सस्ती तथा विश्वसनीय है। ब्रैकेट क्लोज। नंबर 4, सिंचाई क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण पानी की ड्यूटी अधिक होती है। ये चारों उसके पॉइंट खत्म हो गए। अब मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, हानियाँ। इसके भी 4 हानियाँ हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, सिंचाई के लिए पानी के उपलब्ध होने की कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 2, नदी के सभी पानी का उपयोग नहीं हो पाता है। दोस्तों, नंबर 3, यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में नहीं अपनाई जा सकती है। स्टॉप यह व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में ही अपनाई जा सकती है, जहाँ नदी नाले के निकट छोटे छोटे के क्षेत्र बने होते हैं। छोटे छोटे मैंने क्यारी टाइप के क्षेत्र बना देते हैं। नंबर 4, बंधारा के डिवाइस में स्थित गांवों को नदी से पानी नहीं मिल पाता, इनको पानी नहीं मिल पाता है। टैंक सिंचाई, टैंक इरिगेशन प्राकृतिक गड्ढों अथवा कटोरा नुमा क्षेत्र में वृद्धा पत्थर बधाई का जल रोधक घेरा बनाकर उसमें एकत्रित अपात जल से खेतों की सिंचाई करना तालाब या टैंक सिंचाई कहलाती है। जब ये टैंक बहुत छोटे आकार के होते हैं तो इन्हें पोकर या जोहड़ कहते हैं। जब ये काफ़ी बड़े माप के होते हैं तो तालाब, झील या जलाशय कहलाते हैं। छोटे होते हैं तो पोखर कहलाते हैं, बड़े होते हैं तो तालाब, झील या जलाशय कहलाते हैं। तो टैंक के बंदे की ऊंचाई सामान्यतः 12 मीटर से कम होती है। भारत में टैंक सिंचाई पुराने काल से अपनाई जाती रही है। उन क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ मानसूनी हैं और वर्षा काल के पश्चात प्राय सूख जाती हैं, लघु सिंचाई के लिए टैंक व्यवस्था एक अलग विकल्प है। इन टैंकों में वर्षा ऋतु में अपात जल भर दिया जाता है जो शुष्क काल में सिंचाई के काम आता है। अब आपका नेक्स्ट है, अब देखिए आप इसके पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका ये है आपका टैंक सिंचाई में टैंक नेटवर्क। टैंक सिंचाई में टैंक नेटवर्क, टैंक सिंचाई के अंतर्गत आने वाले टैंक विलंब अथवा एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड या क्रमिक इन सीरीज हो सकते हैं। अलग अलग स्थित टैंक में अफवाह जल का प्रवेश तथा निकास स्वतंत्र होता है। जल प्रदाय के लिए ये टैंक किसी अन्य टैंक पर निर्भर नहीं रहता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया तथा कृषि क्षेत्र भी अलग से निर्धारित होता है। बड़े व मंझले आकार के टैंक इस श्रेणी में आते हैं। क्षेत्र की स्थलाकृति टोपोग्राफी को देखते हुए कुछ टैंक आपस में तलीय आधार पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में अफवाह जल सबसे ऊपर वाले टैंक में आता है। जब ये टैंक भर जाता है तो इसका अतिरिक्त जल बियर के ऊपर से निकलकर इसमें निचले तल पर स्थित टैंक में भर जाता है। इसके बाद
डैम पत्थर, डैम स्टोन दक्षिण भारत में सिंचाई टैंक के बीच शिखर के